नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। आज की कहानी मुझे मायरा एस्ट्रो मिश्रा जी ने भेजी है, तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। परछाई के बारे में तो सब जानते हैं, हमारी काया के संग चलने वाला साया। हम उसे जानते हैं, पहचानते हैं। क्या हो अगर ये परछाई अनजान हो, क्या हो अगर इनकी कोई काया ना हो, तब इन परछाइयों का अस्तित्व भयानक हो जाता है। ये कहानी है दिल्ली शहर में रहने वाले 5 दोस्तों की, अमन, नीति, राहुल, राजीव और गौरव की। ये पांचों बड़े ही पक्के दोस्त हैं। जहाँ जाना साथ साथ जाना, हमेशा वो लोग कई ट्रिप्स पे साथ घूम के आ चुके थे। वो एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते थे। इनकी दोस्ती स्कूल के समय से ही है, उसके बाद कॉलेज, और आज भी इनकी दोस्ती वैसी ही है, कोई बदलाव नहीं आया है। नीति और अमन कपल्स हैं। नीति को अमन का सीधा स्वभाव पसंद आता था। देखने में तो अमन कुछ खास नहीं था, सांवला रंग, ठीक ठाक कद काठी, पर उसकी आंखें इंटेंस थी, काफ़ी अट्रैक्टिव। अमन को सिंगिंग और गिटारिंग का शौक था। दूसरी तरफ नीति एकदम अपोजिट, आज के ज़माने की, नॉटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नीति को मेकअप करना, आज के ज़माने के कपड़े पहनना, सुंदर दिखना, बाल खुले रखना बेहद पसंद है। असल में उसे आज़ाद ख्याल और आज़ादी बहुत पसंद है। वहीं दूसरी तरफ अमन बंधा हुआ, सीधा सुलझा हुआ था। देखने में नीति बेहद खूबसूरत थी और उसका गोरा रंग 4 चांद लगा देता था। हार्ट शेप फेस, लंबी पतली नाक और गुलाबी होठ, घनी आईब्रो, आंखों का पूरा आकार लिए हुए और आंखें हिरन जैसी। इनकी प्रपोज करने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। आप सोच रहे होंगे अमन सीधा है, उसने कैसे प्रपोज किया होगा, क्या तरकीब आई होगी दिमाग में। वैसे नीति और अमन एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे, पर एक दूसरे की फीलिंग से अनजान थे। अमन और नीति को प्यार का एहसास कॉलेज के ज़माने में हुआ था। अब प्रपोज करे कौन। नीति स्ट्रेट फॉरवर्ड तो थी, पर दोस्त खोने से डरती थी। नीति ने सोचा अगर किसी और ने अमन को प्रपोज कर दिया तो। बेशक अमन दिखने में खास नहीं था, पर बहुत टैलेंटेड था। पढ़ने में तो अच्छा था ही, पर सिंगिंग और गिटारिंग कमाल ही करता था, इसलिए नीति उस पर लट्टू थी। नीति सुबह सुबह कॉलेज जाके अमन से मिलती है ताकि उसे अपने मन की बात कह सके, जितनी जल्दी हो सके। नीति कहती है, यार अमन, आई लाइक समवन, पर पता नहीं वो क्या सोचता है। मैं सोच रही हूँ आज उसे प्रपोज कर दूँ। अमन क्या फील करता है ये जानने के लिए नीति ऐसा बोलती है। अमन ये सुनते ही अमन को लगा नीति जिसके बारे में बात कर रही है वो नहीं है। उसका दिल टूट गया, फिर भी बोला, जाओ उसे प्रपोज कर दो, कहीं देर ना हो जाए। नीति अमन की यह बात सुनकर उसे लगता है अमन उसे पसंद नहीं करता। हाँ, जल्द ही कर दूंगी। क्लास करके दोनों घर चले गए। सारी रात दोनों को नींद नहीं आई, आती भी कैसे। सोचते सोचते दोनों को नींद कब आ गई पता ही नहीं चला। दोनों सुबह उठने में लेट हो गए और भागते हुए कॉलेज पहुंचे। अमन कहता है, हाय नीति, कैसी हो। नीति कहती है, ठीक हूँ। अमन नीति से कहता है, कर दिया प्रपोज। नहीं यार, अभी नहीं, पर आज ज़रूर कह दूंगी। नीति ने सारे फ्रेंड्स को बुला रखा था, तो अमन भी आया। अमन मन ही मन सोचने लगा, नीति राहुल को प्रपोज करने वाली है। सभी लोग बोले, क्या हुआ नीति। नीति बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगी। उसके कदम अमन की तरफ बढ़ गए। नीति ने गुलाब तो पहले ही खरीद लिया था, बस देना बाकी था। नीति घुटनों के बल बैठ गई। नीति कहती है, अमन, आई लव यू, और गुलाब आगे कर दिया। मैं नहीं जानती तुम भी करते हो या नहीं, पिछले 1 साल से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। नहीं जानती कब और क्यों, बस इतना जानती हूँ, आई लव यू। अमन गुलाब ले लेता है और तालियां बज उठती हैं। अमन नीति से कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, पर शायद कभी कह नहीं पाता, आई लव यू टू। और दोनों गले लगते हैं। कॉलेज ख़त्म होने के बाद दोनों ने शादी कर ली। हाँ, मुश्किल तो हर लव मैरिज में आती है,
तो इन्हें भी पेरेंट्स को कन्विंस किया, तब जाकर हुई शादी। शादी के बाद से सब अच्छा है, सब बहुत खुश हैं। आज शादी को 1 साल हो चुके हैं। 4 दिन पहले ही एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। राहुल का बिहेवियर नीति जैसा ही था। राहुल देखने में स्मार्ट था। राहुल का कद 6 फुट था, गोरा रंग, ठीक ठाक फीचर्स। राहुल काफ़ी फ्लर्टी था, पर अविका के लिए कब सीरियस हुआ पता ही नहीं चला। राहुल एक हाई फाई फैमिली से बिलोंग करता था। अविका राहुल की गर्लफ्रेंड, वो भी हाई सोसाइटी से थी। अविका देखने में सुंदर थी, लंबी गोरी सी नैन नक्श, बड़े ही क्यूट थी और उस पर उसकी स्माइल माशाअल्लाह 4 चांद लगा देती थी। राजीव का रंग डार्क था, थोड़ा हेल्दी था और हाइट काफ़ी अच्छी थी, 5 फुट 10 इंच। राजीव मजाकिया किस्म का था और लाइफ को लाइटली लेता था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। गौरव देखने में ठीक ठाक था, गेहुआ रंग, 5'8" हाइट, शरीर से फिट, ठीक ठाक फीचर्स, ना बेहद खूबसूरत ना खराब। गौरव एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। राजीव और गौरव अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं थे। राजीव को कोई घास नहीं डालती थी और गौरव, उसे सिंगल लाइफ में इंटरेस्ट था। अभी कोई ऐसी मिली ही नहीं थी। सारे फ्रेंड इकट्ठा हुए, पार्टी हुई, लगे हाथ घूमने जाने की बात होने लगी। सब सोच ही रहे थे कि कहाँ जाया जाए। तभी राहुल को अविका का कॉल आ गया। सभी फ्रेंड्स राहुल को छेड़ने लगे। राहुल ने कॉल पिक किया और प्लान बताया, तो अविका ने कहा राजस्थान चलते हैं और हाँ मैं भी चलूँगी। राहुल ने आकर सबको बताया, सब सहमत हो गए। 3 दिन बाद का प्लान बना, सब तैयारियों में जुट गए, छुट्टी ले ली गई। सभी ट्रिप को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। तय हुआ सब लोग राहुल की जीप से जाएंगे। सामान और जीप लेकर राहुल निकल पड़ा। अविका राहुल के घर ही आ गई थी, तो दोनों निकल पड़े। बाकी सबको अमन के घर से रिसीव किया। होटल बुक था, तो सबको पता था कहाँ जाना है। होटल का नाम था द लेवेंडर। रास्ते भर बातें करते, गाना गाते सब पहुँचे। लीजिए सब अपनी मंजिल द लेवेंडर पहुँच गए। होटल अपने नाम की तरह बेहद खूबसूरत और आलीशान था। ये लोग रात में पहुँचे तो होटल और भी शानदार लग रहा था। बगीचे में तरह तरह के फूल किनारे से सजे हुए थे। सड़क के बीच में फाउंटेन लगा हुआ था। फाउंटेन में एक औरत की मूर्ति बनी हुई थी। मटका लिए हुए सर पे उसी से पानी गिरता है। सब अंदर गए, रिसेप्शन के पास अपने कमरों की चाबी ली और रिलैक्स होने चले गए ताकि सुबह सब घूमने निकलें। सिर्फ नीति और अमन का कपल रूम था और अविका राहुल के साथ चली गई। बाकी सब अपने अपने रूम में। रात में सब सो गए। रात के 2 बजे अचानक नीति को कुछ सड़ने की बदबू आने लगी। नींद में नीति ने करवट बदलकर इग्नोर करके सोने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे बदबू बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि नीति का दम घुटने लगा। नीति उठकर बेड पर बैठ गई। उसने देखा अमन आराम से सो रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अभी भी बदबू बहुत आ रही थी। नीति अमन को नहीं जगाती है और सोचने लगती है कि ये बदबू बाहर से आ रही है, और सोचने लगती है कि ये बदबू बाहर से आ रही है या अंदर से। इतनी सफाई के बाद भी बदबू पता नहीं कहाँ से आ रही है, कहाँ और क्या सड़ रहा है। नीति बदबू के पीछे जाने लगी। रूम में कहीं कुछ नहीं था, एकदम साफ कमरा शीशे की तरह। वो फिर से सूंघने लगी और अब वॉशरूम तक गई। नीति ने वॉशरूम का गेट खोला, पर्दा हटाया। अरे ये क्या, यहाँ भी कुछ नहीं। नीति को लगा उसने कोई बुरा सपना देखा या वहम था और सोने चली जाती है। अरे हाँ, एक बात बताना तो भूल गई। नीति और राहुल में एक और चीज कॉमन थी और वो थी हॉरर के लिए एक्साइटमेंट। दोनों को हॉरर मूवीज, सीरियल और स्टोरीज का क्रेज है। अगली सुबह सब लोग जल्दी उठकर तैयार हो गए। नीति ने उठते ही अपनी सासू माँ को कॉल लगाया। बेल बजी, थोड़ी देर में कॉल उठा। नीति कहती है, हेलो मम्मी जी, नमस्ते, और हम सब यहाँ अच्छे से पहुँच गए हैं। आप सब कैसे हैं? सास थोड़ा गंभीरता से बोलती हैं, कल कॉल क्यों नहीं किया? हम लोग कितना परेशान थे। यहाँ सब ठीक है। नीति कहती है, सॉरी मम्मी जी, वो यहाँ आने में लेट हो गया था, इसलिए कॉल नहीं कर पाए। सास मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, अब जाओ एंजॉय करो, बस तुम लोगों की चिंता हो रही थी। ठीक है, रखती हूँ मम्मी जी, नमस्ते।
तभी गेट पर नॉक नॉक होता है। कौन? मैं अविका, अंदर आ जाऊं? हाय नीति, नाम से तो हम एक दूसरे को जानते हैं पर इससे ज़्यादा नहीं, और बिना जाने ट्रिप पर मज़ा नहीं आएगा। हाय अविका, माई सेल्फ नीति। राहुल के साथ हम सब ने भी पढ़ाई की है तो बहुत कुछ नहीं है बताने को, और हाँ, बातें तो होती रहेंगी। चलें? इन लोगों ने गाड़ी और गाइड दोनों हायर कर लिया होगा। दोनों रिसेप्शन पर आती हैं। अमन, गाड़ी हायर हो गई? राहुल कहता है हाँ यार, और गाइड भी हायर हो गया है, कुछ खाकर निकलते हैं। अविका राहुल को पकड़कर चलने लगती है। राहुल कहता है अविका, ये फ्रेंड्स ट्रिप है यार। सब कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हैं, नाश्ता करके सब निकलते हैं। गाड़ी और गाइड होटल के बाहर वेट कर रहे थे। गाइड खुद को सबसे इंट्रोड्यूस कराता है। खम्मा घड़ी, मेरा नाम रूप सिंह है, मैं आपका ड्राइवर कम गाइड हूँ। मैं राजस्थान जयपुर में आप सबका स्वागत करता हूँ। घड़ी खम्मा रूप सिंह जी, राजीव बोलता है। चलिए राजस्थान दिखाइए आपके नज़रिए से। आइए बैठिए, चलते हैं। वो लोग हवा महल गए और फिर वो लोग वापस होटल आ गए। फिर खाना खा के सब लोग इकट्ठा हुए और अंताक्षरी का प्रोग्राम बना। अमन, नीति, गौरव एक टीम, राहुल, राजीव और अविका एक टीम। राजीव गाना शुरू करता है। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। फिर नीति गाती है। गली में मारे फेरे, पास आने को मेरे। गली में मारे फेरे, पास आने को मेरे। कभी परखता नैन मेरे तो कभी परखता तोर। अंबर सरिया मुंडिया वे कचिया, कलिया ना तोड़। तेरी माँ ने बोले हैं मुझे तीखे से बोल, अंबर सरिया। फिर उसके बाद अविका गाती है। लाल दुपट्टा उड़ गया रे बेरी हवा के झोंके से, मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। काफ़ी देर बाद सब अपने रूम में सोने चले गए। सब अपने अपने घर पर बात करते हैं और सोने चले जाते हैं। थकान की वजह से सबको बड़ी जल्दी नींद आ जाती है। रात के 2 बज रहे थे। अमन और नीति आराम से सो रहे थे कि अचानक कुछ सड़ने की बदबू आने लगती है। नीति की नींद टूट जाती है। क्या यार, फिर वही बदबू। करवट बदल कर सोने की कोशिश करती है पर बदबू कल की तरह बढ़ जाती है। नीति को याद आती है कल भी ऐसा ही हुआ था। नीति फिर बेड से उठती है और बदबू कहाँ से आ रही है की तलाश में निकल पड़ती है। बदबू के पीछे पीछे वॉशरूम तक पहुँच जाती है। नीति वॉशरूम का गेट खोलती है। वॉशरूम में बाथटब से पहले एक पर्दा है। पर्दे पर नीति को कोई दिखाई नहीं देता है। अब बदबू आना अचानक बंद हो गई। पर्दे पर नीति को एक लड़की की परछाई दिखाई देती है। कौन है ये लड़की? हमारे रूम में क्या कर रही है? कैसे आई? और इतनी बदबू क्यों आ रही थी? नीति के मन में हजारों सवाल चल रहे थे। नीति के सारे सवालों के जवाब उसे पर्दे के पीछे नजर आ रहे थे। मन ही मन सोचने लगी, पर्दा हटा के इसी से पूछती हूँ। नीति पर्दे की तरफ बढ़ने लगती है। अपने बाएं हाथ से पर्दे को हटाने लगती है। पर्दा हट गया। ये क्या? यहाँ कोई नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर पर्दा लगाती है, फिर परछाई, फिर हटाती है, फिर कुछ नहीं। नीति को लगता है उसे फिर से वहम हुआ है। वो खुद को समझाने की कोशिश करती है, यह सब हॉरर कहानियाँ सुनने से हुआ है। नीति सोचती है, मुंह धोकर सो जाती हूँ। मैं भी ना यार, क्या फालतू फालतू सोचने लगी हूँ। नीति नल खोलती है और हाथ बढ़ाती है पानी के लिए कि अचानक उसकी चीख निकल जाती है। नल से एकदम खौलाता हुआ पानी आ रहा था। चीख की वजह से अमन की नींद टूट जाती है। वो भी अचानक वॉशरूम आता है। नीति वहीं होती है। अमन उससे चीखने की वजह पूछता है। नीति परछाई के बारे में कुछ नहीं कहती है। डरते हुए कहती है, इस नल से खौलता हुआ पानी आ रहा है। अमन पानी चेक करता है। कहाँ, पानी तो ठंडा है। क्या यार नीति, तुम भी ना थक गई हो, आओ मैं तुम्हें सुलाता हूँ। उसे हक करके ले जाता है। वॉशरूम से दोनों बाहर आते हैं। परछाई कहीं गायब हो गई। अमन को लगता है नीति बहुत थक गई है और उसे सुलाने ले जाता है।
अमन हक किए हुए नीति को सुला देता है और खुद भी सो जाता है। नीति सुबह उठती है तो उसे कमजोरी सी लगती है। अमन नीति के लिए रूम में ही नाश्ता मंगवा देता है। ब्रेकफास्ट के बाद नीति को अच्छा लगता है, वो बेटर फील करती है। फिर सब लोग तैयार होने लगते हैं और रिसेप्शन पर इकट्ठा हो जाते हैं। राहुल को नीति कुछ कमज़ोर लगती है। यार अमन, नीति ठीक तो है ना? हाँ यार, तेरी भाभी ने हॉरर थोड़ा ज़्यादा सुन लिया है। और दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। सब लोग फिर रूप सिंह से मिलते हैं। और बताइए, आज कहाँ ले जा रहे हैं रूप सिंह जी? आज आपको हवा महल की सैर कराऊंगा। बैठिए आप लोग। सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और रास्ते भर गाना गाते सब लोग हवा महल पहुंच गए। आइए देखिए, ये है महल, एक बहुत सुंदर और शानदार इमारत। इसे महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। ये 5 मंजिला है। इसमें बहुत सारी जालीदार खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों से ठंडी हवा छन कर आती है। सब लोग महल घूमने लगते हैं। इसके बाद वो लोग सिटी पैलेस गए। इसे महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। ये इमारत प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। इसका इस्तेमाल धार्मिक कार्यों और सांस्कृतिक समारोह के लिए भी किया जाता था। इसके बाद सब लोग थक गए और होटल वापस आ गए। उसके बाद सब लोग डिनर करने गए। सब ने अपने पसंद से ऑर्डर किया। उसके बाद सब लोग आराम करने चले गए। सब लोग सो रहे थे। अमन नीति को हक करके सो रहा था। फिर रात 2 बजे नीति को कुछ सड़ने की बदबू आने लगी। नीति को कल का वाक्य याद आ गया और वो सहम गई। उसने सोचा आज नहीं जाऊंगी और अमन को हक करके सोने की कोशिश करने लगी। बदबू पहले से बढ़ने लगी। सहन नहीं हुआ तो नीति ने सोचा कैसे जाऊं, अमन हक करके सो रहे हैं। नीति धीरे से अमन का हाथ अपने ऊपर से हटाती है। एक बार फिर नीति बदबू के पीछे पीछे वॉशरूम पहुंचती है। पर्दे पर नीति को एक लड़की की परछाई दिखाई देती है। पर्दे पर नीति देखती है कि किसी लड़की की परछाई है जो नहा रही है। परछाई में पानी बंद हो जाता है। अचानक पर्दा हट जाता है। नीति की आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं। पर्दे के पीछे से परछाई निकलती है और नीति की ओर बढ़ने लगती है। परछाई को अपनी तरफ बढ़ता देख नीति चीख पड़ती है और हमेशा बेहोश हो जाती है। नीति इतनी जोर से चीखती है कि उसकी आवाज़ फ्रेंड्स के कमरों तक आ जाती है। अमन झटके से उठकर नीति की ओर भागता है, उसे गोद में उठाकर लाता है और बेड पर लेटाता है। सारे फ्रेंड्स भी इकट्ठा हो जाते हैं। अमन, नीति क्या हुआ? अमन नीति से कहता है, क्या हुआ? तुम वॉशरूम में क्या कर रही थी? चीखी क्यों और बेहोश कैसे हो गई? नीति कहती है, अमन यहाँ कोई है, तुम्हारे और मेरे अलावा भी इस कमरे में कोई है। सारे फ्रेंड्स हंस पड़ते हैं। हाँ, इतने सारे लोग हैं तो नीति तुम भी ना। नीति कहती है, प्लीज गाइज, आई एम सीरियस, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अमन कहता है, नीति तुम कहना क्या चाहती हो? नीति कहती है, अमन यहाँ किसी की आत्मा है, मैंने उसे देखा है, महसूस किया है। ये सुनकर सब डर जाते हैं, लेकिन अमन को गुस्सा आता है। नीति स्टॉप, इट्स इनफ, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट यू आर टॉकिंग? आई टोल्ड, आलतू फालतू कहानियां सुनना बंद कर दो। सी योरसेल्फ, क्या हो गई हो? नीति कहती है, अमन मैं इन पर ट्रस्ट नहीं करती थी, मैं तो बस यूं ही शौक के लिए सुनती थी। मैंने नहीं सोचा था ये सच में होते हैं। मेरा इनसे सामना हो जाएगा, वो भी इतनी जल्दी। अमन कहता है, हो गया शौक पूरा? नीति कहती है, कैसी बात कर रहे हो अमन? अमन कहता है, तो और कैसे करूं, मेरी कोई बात मानती ही नहीं हो तुम। राहुल बोलता है, स्टॉप इट गाइज, लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अमन, हो सकता है नीति सही हो। सब राहुल की बात से सहमत हुए और अमन को समझाने लगे। अमन ने भी हार मान ली और सबकी बात मान ली। नीति ने राहुल को थैंक्स कहा। सब वहीं नीति के पास बैठे रहे। बातें होने लगी। सब नीति से आत्मा के बारे में पूछने लगते हैं, कैसी थी, क्या हुआ था? अविका कहती है, नीति मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, पर मैं उस आत्मा पर विश्वास नहीं करती जो तुमने देखी। हो सकता है तुम्हें वहम हुआ हो, तुम्हारे दिमाग में कोई बात बैठ गई हो। नीति कहती है, हो सकता है गाइज, आप लोग सही हो, पर मैं अभी बहुत डरी हुई हूँ। सुबह के 4 बज रहे थे, कोई सोया नहीं। सुबह सब लोग अपने रूम में फ्रेश होने चले गए।
तैयार होकर सब लोग रिसेप्शन पर गए, फिर साथ में गाइड के पास पहुँचे। आज कहाँ ले जाएंगे रूप सिंह जी? रूप सिंह जी कहते हैं, आज अजमेर का किला घुमाएंगे। सब लोग अजमेर का किला देखते हैं। ये शानदार इमारत जो आपके सामने खड़ी है, यह अजमेर का किला है। इसे रीजा मान सिंह प्रथम ने बनवाया था। इसका प्रतिबिंब सरोवर के जल में दिखाई देता है। सब लोग घूमने निकल जाते हैं। घूमने के बाद सब वापस होटल आ जाते हैं और डिनर करते हैं। सोने का टाइम होता है तो सबको कल रात वाली बात याद आ जाती है। नीति तो कांप जाती है। सब डिसाइड करते हैं, अमन, राहुल, गौरव और राजीव एक रूम में और नीति और अविका एक रूम में। अमन को भी आत्मा में विश्वास नहीं होता है, पर वह मान जाता है। सब सो रहे थे। रात के 2 बज रहे थे। नीति के कान में आवाज आती है, नीति। नीति की आंख खुल जाती है। फिर वही आवाज फिर से आती है, नीति। वो आवाज नीति को बुलाने लगती है। नीति बेड से उठती है। अविका की नींद टूट जाती है। नीति रूम से बाहर निकलती है। अविका राहुल को फोन करके सब बता देती है। सब बाहर आ जाते हैं। नीति अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी। अमन नीति को आवाज देता है, पर नीति रिएक्ट नहीं करती है, तो अमन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। नीति रूम के अंदर चली जाती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। पहली बार अमन को लगता है शायद नीति सही थी। अमन दरवाजे को पीटने लगता है और रोने लगता है, नीति, नीति। नीति के सामने से परछाई भागती है। नीति डर जाती है। फिर वो दूसरी दिशा में भागती है। नीति सहमी हुई थी। नीति को शीशे पर लिखा हुआ कुछ दिखाई देता है। वो पास जाकर पढ़ने की कोशिश करती है। शीशे पर लिखा था, हेल्प मी। परछाई ने खून से यह लिखा हुआ था। नीति पढ़ लेती है। अचानक शीशे में देखती है किसी का अक्ष दिखाई दे रहा था। नीति डर के मारे पीछे हट जाती है। नीति की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ है। नीति अंदर से सहमी हुई थी। तेजी से इधर उधर देखती है, मानो परछाई को ढूंढ रही हो। नीति कहती है, आई एम सॉरी, कांट हेल्प यू, लेट मी गो प्लीज। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। परछाई नीति के पीछे खड़ी है। नीति जोर जोर से सांस ले रही थी। अचानक परछाई तेजी से नीति की ओर बढ़ती है और उसे धक्का देती है। नीति जोर से शीशे से टकरा जाती है। शीशा टूटने की आवाज जोर से आती है। नीति जोर से चिल्लाती है, आह। उसको जोर से सर में चोट आती है और वो बेहोश हो जाती है। नीति की आवाज सुनकर सभी डर जाते हैं। अमन तो मानो काटो तो खून नहीं। अमन रोते हुए जोर जोर से दरवाजा पीटता है। क्या हुआ नीति? नीति दरवाजा खोलो नीति। नीति, जो भी तुम हो मैं नहीं जानता। नीति को छोड़ दो प्लीज। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसे जाने दो, वो बेकसूर है। ये नज़ारा वहीं मौजूद सब लोग देख रहे थे। अचानक दरवाजा खुलता है। अमन के चेहरे पे खुशी आती है कि अचानक जोर की आंधी आती है और दरवाजा बंद हो जाता है। अमन की हालत ऐसी हो जाती है मानो उसने नीति को खो दिया। अमन बेहोश हो जाता है। नीति को होश आता है। वो अपने आप को वॉशरूम में पाती है। नीति अब सहमी हुई इधर उधर देखती है और वॉशरूम से बाहर निकलती है। अब नीति रूम में आ गई है। नीति का हलक सूखा हुआ था। नीति कहती है, तुम जो कोई भी हो मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। फौरन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। नीति थोड़ा सहज होती है। थोड़ी देर बाद शीशे पर कुछ लिखा हुआ महसूस करती है। फिर वही, हेल्प मी, आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प यू। अब परछाई पहले से ज्यादा गुस्से में थी। एक चेयर को हवा में उठाकर तेजी से नीति की ओर फेंकती है। नीति अब सतर्क रहती है। वो फौरन हट जाती है। कुर्सी दीवार से जाकर टकरा जाती है। अब वो नीति की ओर लैंप फेंकती है। नीति फिर बच जाती है। अब परछाई को बहुत गुस्सा आता है और वो चाकू हाथ में लेकर तेजी से नीति की ओर बढ़ने लगती है। नीति डर जाती है। अब उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आता। अब नीति कहती है, ओके ओके, आई विल हेल्प यू, बट आई नो नथिंग अबाउट यू। हाउ विल आई हेल्प यू? नीति देखती है परछाई शीशे पर कुछ लिख रही है, वो भी खून से। वो पढ़ने के लिए आगे बढ़ती है।
अब उसे परछाई का अक्ष साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो एक विदेशी लड़की का अक्ष था। उसका कद लंबा था, उसका रंग एकदम दूध की तरह सफ़ेद था, हल्की गुलाबी रंगत लिए हुए। उसका चेहरा अंडकार था। उसके भूरे भूरे बाल थे जो कंधे से नीचे आते थे। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें, पतली लंबी नाक और गुलाबी होठ। उसने नी लेंथ की घेरदार रेड कलर की फ्रॉक पहनी हुई है। इस वक्त वो नीति को परी लग रही थी। वो शीशे पर खून से लिख रही थी। नीति साथ साथ पढ़ रही थी, KATHERINE। कैथरीन, तुम्हारा नाम कैथरीन है। वो फिर से शीशे पर खून से लिखती है, यस। नीति कैथरीन से कहती है, मुझे करना क्या है। कैथरीन बोलती है, आई नीड जस्टिस। और कैथरीन गायब हो जाती है क्योंकि सूरज की किरणें अब नीति को छू रही थी। कैथरीन तो चली गई, लेकिन नीति के लिए हजारों सवाल छोड़ गई जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं था। और इनके जवाब कहाँ थे उसे यह भी नहीं पता था। उधर अमन को अभी होश ही नहीं आया था। दरवाजा खुल जाता है। नीति बाहर आती है। नीति को लोग घेर लेते हैं। सब नीति से सवाल करने लगते हैं। सबकी उत्सुकता बढ़ जाती है ये जानने के लिए कि अंदर हुआ क्या था। अविका नीति के सर से बहते खून को देखती है और सबको हटाकर कहती है, हटिए प्लीज, शी इज नॉट फाइन। अविका बोलती है, नीति आई एम सॉरी, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। तुमको ट्रीटमेंट की जरूरत है, चलो हॉस्पिटल, तुम जख्मी हो। अविका की आवाज कानों में पड़ती है तो नीति होश में आती है। वो अविका की बात से सहमत हो जाती है और हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं और डॉक्टर से मिलते हैं। अविका कहती है, हेलो डॉक्टर, आई एम अविका एंड शी इज़ माई फ्रेंड नीति। टुडे शी हैड एन एक्सीडेंट। डॉक्टर कहता है, हेलो नीति, कैन यू गिव मी सम डिटेल्स। नीति कहती है, यस सर। डॉक्टर कहते हैं, बाय विच थिंग योर फॉरहेड इंजर्ड। नीति कहती है, इट्स वंज मिरर। डॉक्टर कहते हैं, नीति मैं ड्रेसिंग कर दे रहा हूँ, ओके। नीति पर मैं एक टेस्ट लिख दे रहा हूँ। टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। नीति अविका के साथ टेस्ट कराने चली जाती है। 1 घंटे में रिपोर्ट्स आ जाती हैं। दोनों रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर के पास जाती हैं और डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखाती हैं। डॉक्टर कहते हैं, नीति योर रिपोर्ट्स आर फाइन, सर में कोई कांच का टुकड़ा नहीं है, यू कैन गो होम। अविका थैंक यू डॉक्टर बोलकर मुस्कुरा देती है। इधर अमन को होश आ गया था। वो नीति का इंतजार कर रहा था। वो नीति का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। नीति को देखना चाह रहा था कि वो कैसी है। नीति और अविका होटल वापस आते हैं। नीति को कई जगह पट्टी बंधी थी। अमन नीति को इस हाल में देखता है तो रोते हुए उसे गले लगा लेता है। अमन, आई एम सॉरी नीति, आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था पर मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया और गुस्सा भी हुआ, पर अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा मैं अब। मुझे प्रॉमिस करो नीति, तुम भी नहीं छोड़ोगी। पहली बार एहसास हुआ तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। मैं सोच भी नहीं सकता तुम्हारे बिना रहने की। आई लव यू। नीति कहती है, कोई बात नहीं अमन, तुमने जानबूझकर नहीं किया। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। इवन आई कांट लिव विदाउट यू। आई लव यू टू। दोनों एक दूसरे को कुछ देर टाइट हग किए रहते हैं। हे गाइस, हम भी हैं यहाँ। दोनों शर्मा जाते हैं। दोपहर का समय हो रहा था। सब बातें करने लगते हैं। कौन है ये कैथरीन और क्या चाहती है? नीति बताती है कैथरीन जस्टिस की बात कर रही थी। राहुल देखता है कि कैथरीन नाम सुनकर रिसेप्शनिस्ट डर जाता है। राहुल कहता है, हे गाइस, हमें रिसेप्शन पर पता करना चाहिए, शायद हमें कुछ पता चल जाए। आखिर कैथरीन रुकी इस होटल में थी। सब राहुल की बात से सहमत हो जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचते हैं। नीति कहती है, हेलो, हम कैथरीन के बारे में जानना चाहते हैं, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? रिसेप्शनिस्ट कहता है, मैम, मुझे कैथरीन के बारे में कुछ नहीं पता। नीति कहती है, प्लीज हमारी मदद करिए, याद करने की कोशिश करिए, कैथरीन इसी होटल में रुकी थी। रिसेप्शनिस्ट कहता है, मैम आप सही हैं, पर मैं किसी भी विजिटर को पर्सनली नहीं जानता। मेरा काम सिर्फ चेक इन और चेकआउट तक है। राहुल को नीति और रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो रिसेप्शनिस्ट को मारने के अंदाज में आगे बढ़ा। राहुल मुक्का बनाकर रिसेप्शनिस्ट से कहता है, साले सही सही बता,
वरना यहीं मारूंगा। अगर नहीं जानता तो डर क्यों गया कैथरीन का नाम सुनकर? रिसेप्शनिस्ट कहता है, सर वो बात ये है कि आपने जितने रूम कहे उतने यहाँ खाली नहीं थे, तो मैंने आपकी बुकिंग के लिए मैम को कैथरीन का रूम दे दिया। सर मैं केवल ये जानता था कि कैथरीन यहाँ से चली गई बिना चेकआउट किए, बिना किसी को बताए। होटल की इमेज के लिए FIR नहीं कराया। मैं डर इसलिए गया क्योंकि मैम के जरिए पता चला कि कैथरीन अब नहीं रही, पर अब भी यहाँ है। राहुल की कोशिश बेकार गई। ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। दोपहर के 3 बज रहे थे। सब परेशान हो गए कि अब कैथरीन के बारे में कैसे पता करें। अचानक गौरव को याद आया कि उसका फ्रेंड पुलिस में है और वो राजस्थान में पोस्टेड है। गौरव, हे गाइस, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा एक फ्रेंड पुलिस में है और वो यहाँ पोस्टेड है। मैं उससे बात करता हूँ। गौरव थोड़ा साइड हटकर अपने फ्रेंड को कॉल लगाया। गौरव कहता है, हेलो अविनाश। अविनाश बोलता है, जी बोलिए, आप कौन? गौरव कहता है, हाय मैं गौरव। अविनाश कहता है, और बता भाई कैसा है, कहाँ है, क्या हालचाल? तू तो गायब ही हो गया और दोस्त की याद नहीं आती। शादी हो गई तेरी, तूने तो नंबर भी बदल लिया यार, और आज इतने दिन पे कॉल कर रहा है। गौरव कहता है, अरे भाई आराम से, एक सांस में बोल गया। क्या बताऊं भाई, टाइम ही नहीं मिला, आजकल राजस्थान में हूँ। अविनाश कहता है, क्या बात है भाई, राजस्थान में कहाँ? गौरव कहता है, जयपुर द लवेंडर होटल में। अविनाश कहता है, अरे वाह, मैं भी यहाँ हूँ, मिलते हैं फिर कल। गौरव मान जाता है और अपने फ्रेंड्स को यह बात बताता है। राजीव कहता है कि अबे ये कौन सा दोस्त है जिसे हम नहीं जानते? गौरव कहता है, तुम सब जानते हो पर याद नहीं होगा। याद है तुमको अविनाश? नीति कहती है, अरे वो पास कोर्स वाला ना, वो पुलिस में है, क्या बात है? गौरव, हाँ यार वही, कल आ रहा है मिलने। सब वहीं बातें करने लगे और डिनर का टाइम हो गया। सब ने डिनर किया। फिर सब सोचने लगे नीति और अमन कहाँ एडजस्ट होंगे, क्योंकि अमन अब किसी भी हाल में उस रूम में नहीं जाना चाहता था और कोई नहीं चाहता कि वो उस रूम में रुकें। इतने में रिसेप्शनिस्ट वहाँ आता है। राहुल उसे गुस्से से घूरता है। रिसेप्शनिस्ट कहता है, आई एम सॉरी मैम, मेरी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हुई। सर अगर आप बुरा ना मानो तो नीचे के फ्लोर पर आप लोग शिफ्ट हो सकते हैं। एक कपल ने आज सुबह चेकआउट किया है। सब लोग सहमत होते हैं और नीति और अमन नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। पहले वाले कमरे में एक बड़ा सा ताला लगाकर लॉक कर दिया जाता है। सबको लगता है मुसीबत टली, आज रात आराम से सोएंगे। वैसे भी सब बहुत थके हुए थे। चोट और थकान के कारण नीति को जल्दी नींद आ गई। अमन भी सो गया। अचानक नीति को बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी। वो पसीने से तर हो गई। फिर अचानक ठंड लगने लगी, जैसे 0 डिग्री टेम्परेचर हो। अचानक नीति का शरीर ठंडा पड़ने लगा। नीति की रूह ने उसके शरीर को छोड़ दिया था। अब उसकी रूह उसके कमरे में थी जहाँ कैथरीन की रूह थी, पर नीति की रूह अभी भी उसके शरीर से जुड़ी हुई थी। इधर अमन नीति की ये हालत देखकर डर गया था। उसके हाथ पैर गर्म करने लगा और फ्रेंड्स को फ़ोन करके बुला लिया। कैथरीन बोलती है, वाई यू ट्राइंग टू चीट मी नीति? नीति कहती है, नहीं नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। कैथरीन बोलती है, क्या तुम अब दूसरे रूम में रहने लगी हो? नीति कैथरीन से कहती है, मैं जख्मी हूँ ना, इसलिए दूसरे रूम में शिफ्ट हुई हूँ और मुझे आराम की बहुत ज़रूरत है, पर हम सब देख रहे हैं कि आपके साथ हुआ क्या था। कैथरीन कहती है, क्या हुआ था मेरे साथ? नीति कहती है, कैथरीन क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? क्या आप हमें कोई क्लू दे सकती हैं? कैथरीन बोलती है, मेरा दर्दनाक रेप किया गया था और उसके बाद मेरा मर्डर कर दिया गया था और मेरी डेड बॉडी अभी भी इसी रूम में है। उधर नीति के सारे फ्रेंड नीति की ये हालत देखकर परेशान थे। उसके हाथ पैर रगड़ रहे थे। अमन साथ ही साथ रोए जा रहा था। राहुल और अविका नीति की हालत के लिए खुद को दोष दे रहे थे कि ये ट्रिप उन्हीं का प्लान था, कहीं नीति को कुछ हो ना जाए। इधर नीति को होश आने लगता है। नीति संभलने की कोशिश करती है। उसकी जुबान से एक नाम निकलता है, कैथरीन। अमन नीति को गले लगा लेता है और रोने लगता है। नीति आर यू फाइन, कुछ तो बोलो। नीति फिर कैथरीन का नाम लेती है। कैथरीन का नाम सुनकर सब बहुत डर जाते हैं। ये तो वो रूम नहीं है, फिर नीति कैथरीन का नाम क्यों ले रही है? नीति, मैं कैथरीन से मिलकर आ रही हूँ। सब हैरान हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो यहाँ थी, अमन कहता है। नीति कहती है, हाँ अमन, मैं कैथरीन से सच में मिलकर आ रही हूँ।
मेरा शरीर यहाँ था पर मेरी रूह कैथरीन ले गई थी। नीति अमन से कहती है कैथरीन भी पूरा सच नहीं जानती कि उसके साथ क्या हुआ, पर वो जानना चाहती है आखिर क्या हुआ और वो जस्टिस भी चाहती है। ऐसा उसने कहा। वो सिर्फ उतना ही सच जानती है जितना उसने अपनी आंखों से देखा। नीति की बात सुनकर सब सोच में पड़ गए, पर अब कैथरीन से उनका डर बहुत बढ़ गया। साथ ही साथ कैथरीन का दर्द जानकर उन्हें दुख भी होता है। सुबह हो चुकी थी, सब लोगों को रात की थकान थी तो सबने कुछ खाया और सोने चले गए। गौरव का फोन बजने लगा। फोन की रिंग से गौरव की नींद टूट गई। गौरव कहता है हेलो कौन? फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है हेलो मैं अविनाश बोल रहा हूँ, कहाँ है यार तू? गौरव कहता है अच्छा तू रिसेप्शन पर वेट कर, आ रहा हूँ। गौरव और अविनाश कैफेटेरिया में चले गए। दोनों ने कॉफी ऑर्डर की और बात करने लगे। अविनाश कहता है और बता भाई क्या हाल चाल, घर में सब कैसे हैं? गौरव कहता है सब बढ़िया, तू बता भाई। अविनाश कहता है यहाँ भी सब A1 है, बस घर की बड़ी याद आती है। गौरव कहता है हाँ यार घर से दूर है, आती तो होगी ही। अविनाश कहता है और बता शादी हो गई, बड़े अरसे बाद मिल रहा है। गौरव कहता है नहीं भाई अभी नहीं हुई, कोई ऐसी मिली ही नहीं, तू बता तेरी हो गई? अविनाश कहता है नहीं भाई वर्दी देखकर मना कर देते हैं, और जोर से हंस पड़ता है। सब लोग अविनाश को देखने लगते हैं, उसे अजीब लगता है और सॉरी बोलता है। लुक्स की बात की जाए तो अविनाश की हाइट 5'11" है, लंबा चेहरा, छोटे लेंथ के घने बाल, सांवला रंग, मध्यम आकार की आंखें, बड़ी बड़ी पलकें, आंखों का पूरा आकार लिए आईब्रोज, लंबी मध्यम आकार की नाक और उस पे ट्रिम मूछें और 6 पैक वाली फिजिक देखने में अविनाश अट्रैक्टिव था। अविनाश आया भी फॉर्मल में था। गौरव कहता है यार अविनाश यहाँ कुछ सीरियस मैटर हो गया है, आई नीड योर हेल्प। गौरव सबको कॉल करके कैफेटेरिया आने को कहता है। अविनाश कहता है हाँ बोल क्या बात है? गौरव कहता है यार अविनाश किसी के बारे में पता करवाना है। अविनाश कहता है किसके? गौरव कहता है कैथरीन। अविनाश बोलता है कौन कैथरीन? तभी गौरव कहता है वो इसी होटल में रुकी थी। अविनाश तू उसके बारे में क्या जानता है? गौरव कहता है तू कैथरीन के बारे में कुछ तो जानता है, तेरे एक्सप्रेशन बता रहे हैं। अविनाश कहता है ज़्यादा नहीं जानता भाई, मैंने यहाँ 6 महीने पहले ज्वाइन किया था। कैथरीन मेरा पहला केस थी। कैथरीन की फैमिली इंडिया में रहती है, ओरिजिन से वो विदेशी है। वो राजस्थान पर रिसर्च करने आई थी और इसी होटल में रुकी थी। अचानक वो गायब हो गई बिना चेकआउट के, जो बहुत अजीब है। उसके पेरेंट्स जॉन रॉबर्ट और मिसेस एलिस रॉबर्ट ने FIR करवाया तो ये केस मुझे मिला। इस होटल के मैनेजर ने वो भी जहमत नहीं उठाई, जो कि बड़ा अजीब था। मुझे शक भी हुआ, लेकिन हम पुलिस वाले बिना सबूत किसी पर हाथ नहीं डाल सकते। कैथरीन का एक भाई भी है जेम्स, वह अक्सर कॉल पर कैथरीन के केस की अपडेट लेता था। फिलहाल ये केस बंद हो चुका है, ये ओपन एंड शट केस हो गया है। कैथरीन कहाँ गई है उसकी किसी को कुछ पता नहीं, और मैंने जब भी छानबीन की निराशा हाथ लगी। कैथरीन के रूम को सर्च कर डाला, कुछ नहीं मिला, मानो कुछ हुआ ही ना हो, या सारे सबूत बड़ी ही सफाई के साथ मिटा दिए गए हों। गौरव कहता है अविनाश अगर मुझे ये केस रीओपन कराना हो तो? अविनाश कहता है तुम इसे रीओपन नहीं कर सकते, इसके लिए कोई रिलेशन की जरूरत होती है। सब लोग इन दोनों की बात सुन रहे थे। नीति कहती है हेलो अविनाश, आई एम नीति, आई वॉन्ट टू रीओपन दिस केस। अविनाश कहता है हेलो नीति, जस्ट टोल्ड यू कांट, वाई यू वॉन्ट टू ओपन दिस केस? नीति कहती है कैथरीन को जस्टिस दिलाने के लिए। अविनाश कहता है तुम कैथरीन को जानती हो? नीति कहती है हाँ मैं कैथरीन को जानती हूँ, उससे मिली हूँ, बातें की हैं। अविनाश कहता है क्या कह रही हो? कैथरीन कहाँ थी? पेरेंट्स से क्यों नहीं मिली? क्या लापरवाही है? यहाँ हम ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए और वो इसी होटल में है। अविनाश गुस्से में बोला। गौरव बोलता है अविनाश तू बैठ भाई, हम जो बोलने वाले हैं तुझे उस पर यकीन नहीं होगा। अविनाश बोलता है क्या बोल रहा है यार, और अजीब एक्सप्रेशन देते हुए बैठ गया। गौरव कहता है अविनाश कैथरीन इस दुनिया में नहीं है। अविनाश गुस्से में उठता है और कहता है क्या बकवास कर रहे हो यार, सोच के तो बोलो। और तू कह रहा है कि ये जो नीति है उससे मिली भी है और बात भी की है, और तू यह चाहता है कि मैं इस बकवास पर यकीन करूं? नीति कहती है अविनाश गौरव सही कह रहा है, आई नो, आप तो क्या कोई भी विश्वास नहीं करेगा,
पर सच में ये बकवास नहीं है। मैंने कैथरीन से बात की है, उसे जस्टिस चाहिए, उसका मर्डर हुआ है और रेप भी। अविनाश कहता है उसने ये नहीं बताया किसने किया और वो सिर्फ तुम्हें क्यों दिखती है। नीति कहती है बताया है कि वो सिर्फ मुझे क्यों दिखती है, क्योंकि मुझे उसकी दुनिया पर विश्वास है। अविनाश कहता है गौरव ये क्या बकवास है। गौरव कहता है नहीं अविनाश, सी इज राइट, मैं खुद पैरानॉर्मल स्टडीज का स्टूडेंट हूँ। गौरव की बात से सब चौंक जाते हैं क्योंकि वो ये नहीं जानते थे कि गौरव पैरानॉर्मल स्टडीज पढ़ रहा है। अविनाश कहता है ओके चलो मान लिया तुम सही कह रहे हो, पर केस को रीओपन करवाने के लिए कैथरीन के पेरेंट्स से बात करो, मान गए तो ओके। नीति कहती है हाँ तो ठीक है, हम कैथरीन के पेरेंट्स से बात कर लेते हैं। अविनाश कहता है ओके, मैं जेम्स को कॉल करता हूँ, तुम उसके पेरेंट्स से बात कर लो। अमन कहता है नहीं, आई एम सॉरी अविनाश, हमें कॉल पर बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उन्हें मिल के कन्विंस करना चाहिए। अविनाश कहता है जैसा तुम लोग ठीक समझो, बट वो बेंगलोर में रहते हैं। अमन कहता है ओके, मैं फ़्लाइट्स की टिकट्स देखता हूँ। अमन टिकट्स चेक करता है तो केवल 3 टिकट्स ही अवेलेबल होते हैं। अमन कहता है यार टिकट्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन सिर्फ 3, हम 7 लोग कैसे जाएंगे। नीति कहती है तो ऐसा करते हैं अमन, मैं अविनाश और गौरव जाएंगे, बाकी लोग यहीं वेट करें, क्योंकि मैंने कैथरीन को देखा है, अविनाश उसका केस देख रहे थे और गौरव पैरानॉर्मल स्टडीज़ का स्टूडेंट है। सब नीति की बात से एग्री करते हैं। अविनाश सिक लीव ले लेता है। सब लोग सुबह एयरपोर्ट मिलते हैं। सुबह 6 बजे की फ़्लाइट होती है। सब लोग फ़्लाइट में बैठ जाते हैं। फ़्लाइट टेक ऑफ करती है। इस दौरान नीति प्लान करती है कि मिस्टर एंड मिसेस रॉबर्ट को कैसे कन्विंस करना है। फ़्लाइट लैंड करती है। ये तीनों चेकआउट करते हैं। वहाँ से मिस्टर रॉबर्ट के रेजिडेंस के लिए टैक्सी लेते हैं। अब सब लोग मतलब नीति, गौरव, अविनाश मिस्टर एंड मिसेस रॉबर्ट के रेजिडेंस पे पहुंच गए हैं। डोर बेल बजती है। मिस्टर रॉबर्ट गेट ओपन करते हैं। मिस्टर रॉबर्ट अविनाश को नहीं देख पाते क्योंकि वो नीति और गौरव के थोड़ा पीछे खड़े थे। और जब वो जैसे ही अविनाश को देखते हैं, जब अविनाश थोड़ा सामने आता है उनके, तो वो कहते हैं मैं तुमको जानता हूँ, तुम मेरी बेटी का केस हैंडल कर रहे थे ना, पर अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो, केस तो क्लोज हो गया ना। पर अविनाश कहता है सर हम यहाँ किसी कारणवश आए हैं। नीति कहती है नमस्ते सर, मैं नीति, ये अविनाश और गौरव, हम यहाँ कैथरीन आपकी बेटी के सिलसिले में आए हैं। मिस्टर रॉबर्ट कहते हैं ठीक है, लेकिन आप यहाँ कर क्या रहे हैं और मेरी बेटी का क्या। नीति कहती है आपकी बेटी हमारे पास आई थी। सर प्लीज़ बैठ जाइए, जो मैं अब आपको कहने जा रही हूँ उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। आपकी बेटी हमें दिखती है। मिस्टर रॉबर्ट कहते हैं क्या कह रही हो, मेरी बेटी कैसी है वो। नीति कहती है मिस्टर रॉबर्ट को कि मुझे उसकी आत्मा दिखती है। मिस्टर रॉबर्ट कहते हैं बंद करो ये बकवास, क्या कह रही हो तुम। गौरव कहता है मिस्टर रॉबर्ट, नीति सही कह रही है। मिस्टर रॉबर्ट कहते हैं मुझे पर विश्वास नहीं है। अब नीति कहना शुरू करती है आपकी बेटी की हाइट 5 फुट 7 इंच है और दूध की तरह गोरे गोरे गाल, उसका फेस गोल है और साथ ही उसके भूरे बाल हैं जो काफ़ी लंबे हैं और उसकी नीली आंखें हैं, छोटे गुलाबी होठ हैं और उसने नी लेंथ की रेड कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी। यह सब सुनते ही मिस्टर रॉबर्ट की आंखों में आंसू आ गए। आप सही कह रही हैं, लेकिन आप मुझसे क्या चाहती हैं। नीति मिस्टर रॉबर्ट से कहती है आपकी बेटी को जस्टिस चाहिए। मिस्टर रॉबर्ट अब कहते हैं कैसा जस्टिस। नीति थोड़ा धीरे से बोलती है मुझे क्षमा करें मिस्टर रॉबर्ट, आपकी बेटी का बेरहमी से रेप किया गया है और फिर उसकी हत्या कर दी गई। मिस्टर रॉबर्ट कहते हैं क्या कह रही हो नीति, ये तो बहुत दर्दनाक सच्चाई है मेरी बेटी की। नीति कहती है हाँ मिस्टर रॉबर्ट, और अब आपकी बेटी को जस्टिस चाहिए और अब मैं यह चाहती हूँ कि कैथरीन का केस फिर से ओपन हो। मिस्टर रॉबर्ट अविनाश से कहते हैं आप इस केस को मेरे बिहाफ पर खोलें, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरी बेटी के साथ यह सब किसने किया। अविनाश कहता है ठीक है सर। नीति भी मिस्टर रॉबर्ट को धन्यवाद कहती है। फिर मिस्टर रॉबर्ट नीति को कहते हैं थैंक्स नीति। सब लोग बेंगलोर से निकल चुके हैं, प्लेन में बैठे हैं।
इधर अमन, राजीव और राहुल और अभी का इंतजार कर रहे हैं अविनाश, नीति और गौरव का। कैथरीन किसी को दिखी नहीं, पर उस रूम में अब रोने और चीखने की आवाज़ें आने लगी। प्लेन जयपुर में लैंड हो गया और उन्होंने होटल के लिए टैक्सी भी हायर कर ली। टैक्सी होटल पहुंच गई है। नीति सबको मिलकर बताती है कि मिस्टर रॉबर्ट केस रीओपन करने के लिए मान गए हैं। नीति की बात सुनते ही सब बहुत खुश हो जाते हैं। राहुल कहता है ये तो हो गया गाइज, पर आगे का क्या सोचा है, क्या करना है, कैथरीन को जस्टिस कैसे मिलेगा? अविनाश कहता है बिना किसी प्रूफ के हम छानबीन नहीं कर सकते। अमन कहता है आप नहीं कर सकते पर हम तो कर सकते हैं ना। अविनाश कहता है यस, तुम सब कर सकते हो। नीति कहती है क्या हम एफआईआर करा सकते हैं? अविनाश कहता है नो नीति, इस केस का बेस अनबिलीवेबल है। केस रीओपन हो चुका है। मुझे लगता है सबसे पहले कैथरीन की बॉडी ढूंढनी चाहिए ताकि केस को लीड कर सकूं। कैथरीन की परछाई उसी के रूम में दिखती है, तो हमें उसी के रूम में फिर छानबीन करनी चाहिए। हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। नीति कहती है यस अविनाश, यू आर राइट। सब लोग कैथरीन के रूम की अच्छे से छानबीन करते हैं, पर कुछ हाथ नहीं लगता। सब खाली हाथ रह जाते हैं। रात हो गई थी तो सब रूम को खाली कर देते हैं। सब लोग डिनर करके चले गए हैं। सब बात करने लगते हैं कि कैथरीन तो उसी रूम में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो उसकी बॉडी वहीं होनी चाहिए। आखिर बॉडी है कहाँ? खाना खा के सब लोग सोने चले जाते हैं। अविनाश को नींद नहीं आ रही थी। वो कैथरीन के रूम के पास कॉरिडोर में सिगरेट पीते हुए सोच ही रहा था कि केस को कैसे लीड किया जाए कि अविनाश की नज़र किसी पर पड़ती है। वो कैथरीन के रूम से बाहर आ रही थी। अविनाश उसे देखता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तो कैथरीन है। थोड़ी देर बाद कैथरीन किसी का हाथ पकड़े आती दिखती है। अविनाश की आंखें फटी रह जाती है। यह तो नीति है। ओह माय गॉड। अविनाश फौरन बेहोश हो जाता है। अविनाश की आंख सुबह खुलती है। सबको आसपास देख के अविनाश रिलैक्सफुल करता है और गहरी सांस भरता है। अब अविनाश की नज़र नीति पर पड़ती है तो वो डर जाता है। तुम जिंदा हो? कल मैंने तुम्हें कैथरीन के साथ देखा। नीति कहती है हाँ मैं जिंदा हूँ। आपने जो देखा वो सही देखा। मैं कैथरीन के साथ थी। ऐसा पहले भी हो चुका है। कल कैथरीन ने मुझसे बात की और बताया कि वो उसी रूम में बंद है। अविनाश खुदाई करने वाली टीम को फ़ोन करता है। होटल के रूम में तोड़फोड़ शुरू हो जाती है पर कुछ नहीं मिलता। अविनाश हतीश हो जाता है। नीति जाकर रूम चेक करती है और वॉशरूम के शीशे के पीछे तोड़ने को कहती है। तुड़ाई शुरू हो जाती है। अचानक बदबू मारता हुआ बोरी का गटर नीचे गिर पड़ता है। उसे खोलने पर उसमें कंकाल मिलता है। नीति अविनाश को खबर भिजवाती है। खबर सुनते ही अविनाश के चेहरे पर चमक आ जाती है। अविनाश के साथ सभी भागे भागे रूम में पहुंचते हैं। अविनाश कंकाल को देख के फॉर्म में आ जाता है। आगे क्या करना है, केस को कैसे लीड देनी है, सोचने लगता है। अविनाश कहता है नीति थैंक यू, तुम्हारी हेल्प के बिना केस को लीड नहीं मिल पाता। अब बस आगे का प्लानिंग करनी है। नीति कहती है नो मिस्टर अविनाश, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। अमन भी अविनाश को थैंक यू कहता है। अविनाश अपनी टीम को फ़ोन करता है और उन सबको बुलाता है ताकि वह उन सब के साथ केस डिस्कस कर सके। अविनाश रिसेप्शन पर जाता है और वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि वह होटल में काम करने वाले सारे लोगों को इसी वक्त बुलाए। रिसेप्शनिस्ट सबको बुलाता है और सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। सबके वहाँ पहुँचने के बाद अविनाश मैनेजर से पूछता है कि क्या यही आपका 6 महीने पहले का स्टाफ था? मैनेजर कहता है हाँ सर, यही मेरा 6 महीने पहले का स्टाफ था। और एक आदमी था जो यहाँ से 2 महीने पहले रिज़ाइन करके चला गया। वह कहाँ गया हम में से किसी को कोई पता नहीं। अविनाश कहता है अब धीरे धीरे सब से सवाल करता है, सबका इंट्रोगेशन लेता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर कैथरीन के साथ हुआ क्या था और कैथरीन के केस के बारे में कोई क्या जानता है। इंट्रोगेशन के दौरान अविनाश ने यह महसूस किया कि एक आदमी वहाँ पर मौजूद था जो कि नज़रें झुकाए है, इधर उधर बड़ी तेज़ी से नज़रें घुमा रहा था।
अविनाश को उस पर कुछ शक हुआ। अविनाश ने उस आदमी को अपने कमरे में बुलाया और उससे सवाल करने लगा। सवाल सुनकर उस आदमी को पसीने आने लगे। अविनाश ने उस आदमी की तरफ पानी का एक गिलास बढ़ाया। उसने एक सांस में पूरा गिलास का पानी खत्म कर दिया। अविनाश ने कहा, तुम जो कुछ भी जानते हो हमें सब कुछ सच बता दो। उसने कहा, सर मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं जानता, बस यही जानता हूँ कि कैथरीन मैडम का कत्ल इसी होटल में ही हुआ था। अविनाश ने कहा, और जो कुछ भी तुम जानते हो या फिर याद आ रहा हो, याद करने की कोशिश करो। तुम इस केस के बारे में और क्या जानते हो? उस आदमी ने कहा, मुझे एक और बात याद है कि कैथरीन मैडम से मिलने 2 लोग आया करते थे। वह यहाँ के लोकल लोग हैं। अविनाश ने और भी कुछ पूछा पर उसने कहा, नहीं सर। अविनाश कहता है, तुमने जो लोगों को भी देखा है, क्या उन दोनों की शक्ल तुम्हें अच्छे से याद है? क्या तुम उन दोनों का स्केच बनवा सकते हो? वो कहता है, जी सर, मैं उन दोनों का स्केच बनवा सकता हूँ। हवलदार, स्केच वाले को बुलाओ और इससे स्केच बनवाओ। स्केच बनाया जाता है और दोनों का स्केच तैयार किया जाता है। एक स्केच में एक आदमी का चेहरा गोल है, छोटी छोटी आंखें हैं, लंबी नाक है और होठ निकले हुए हैं, और वहीं दूसरा आदमी पतला था, चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें, छोटे छोटे होठ, चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ थी। अविनाश ने स्केच जारी करके सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा देता है और फिर बाकी लोगों को भी स्केच देकर उन्हें ढूंढने को कहता है। बड़ी मुश्किल से जयपुर के एक छोटे से एरिया में दोनों मिल जाते हैं। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अविनाश अब उनसे पूछताछ करता है, कहता है कि तुमने कैथरीन को क्यों मारा और तुम कौन हो, क्या करते हो? उन दोनों ने बताया, हम दोनों गाइड का काम करते हैं और हमने कैथरीन को मारा यूं की क्योंकि वह इसी के लायक थी। अविनाश को दोनों की बातों पर गुस्सा आ जाता है और दोनों को खींच के थप्पड़ मारता है। कहता है, वह किसके लायक थी? तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो? तुम कौन होते हो यह डिसाइड करने वाले कि वह किस लायक थी और किस लायक नहीं? तुमने ऐसा क्यों किया, यह बताओ। एक ने कहा कि सर वह देखने में अच्छी थी और हम उसके साथ संबंध बनाना चाहते थे, परंतु वह संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। इन फिरंगियों के लिए संबंध बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। यह बाहर से हमारे देश में आते हैं और गंदगी फैलाते हैं, यह इसी के लायक है। अविनाश को फिर उसकी बात पर गुस्सा आता है और गुस्से में अविनाश उसे बहुत कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। क्या यही सच है? अगर यही सच है तो तुम्हें इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तुम्हारी गंदी सोच थी उसके बारे में, वो गंदी नहीं थी। सच सच बताओ, बात क्या है? तुम गाइड हो, तुमने कैथरीन को अगवा किया और फिर उसके साथ यह सब किया। अविनाश उन दोनों को लेकर जाता है और दोनों को बहुत मारता है। तुम्हारी यही सोच है, इतनी गंदी सोच लेकर तुम समाज में घूम रहे हो। एक लड़की के साथ तुमने इतना बुरा कर दिया और तुम उसे सही ठहरा रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुमने उसके साथ सही किया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ सही क्या है। उसके मम्मी पापा वहाँ पर परेशान हैं, अपनी बेटी के लिए तड़प रहे हैं और तुमने उनकी बेटी को मार डाला। क्या समझते हो तुम? सब तुम्हारे हिसाब से चलेगा? तुम सही हो? तुम यह सोचने वाले कौन हो? अगर वह नहीं मान रही थी तो उसके साथ यह सब करने का हक तुम्हें किसने दिया? ज़्यादा मार खाते खाते दोनों बेहाल हो गए। जब एक की हिम्मत ने जवाब दे दिया तो उसने कहा कि सर यह हमने नहीं किया है, हमसे करवाया गया है किसी ने, हमें इसके लिए पैसे दिए गए थे। अविनाश कहता है, कौन था वह? किसने पैसे दिए तुम्हें यह सब करने के लिए? किसने? सर हम उसके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानते हैं, लेकिन बस इतना जानते हैं कि वह कोई जेम्स नाम का आदमी था जो कि यह सब वह चाहता था। उसने हमें इसके लिए पैसे भी दिए। जेम्स ने तुमसे यह सब करवाया? उसने तुम्हें पैसे दिए? तुम जानते भी हो तुम किस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? तुम किसका नाम ले रहे हो? तुम जिसका नाम ले रहे हो वह कोई और नहीं, कैथरीन का भाई था। सर यह तो नहीं जानते कि वह कौन था, बस हमें इतना पता है कि उसका नाम जेम्स था। अविनाश कहता है, ठीक है। अविनाश हवलदार से कहता है, जल्दी यहाँ आओ, हमें जल्दी बेंगलुरु के लिए एक फ़्लाइट लेनी है। हवलदार यस सर बोलकर फ़ौरन चला जाता है। दोनों बेंगलोर के लिए फ़्लाइट करते हैं और जेम्स को गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं। अविनाश जेम्स को गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पहुँचता है तो उसके पिता हैरान हो जाते हैं। जेम्स के पिता पूछते हैं कि आप जेम्स को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? तो अविनाश उन्हें बताता है कि आपकी बेटी के कत्ल के पीछे जेम्स का हाथ है। उसके पिता यह बात सुनकर हैरान हो जाते हैं
और इस बात पर यकीन ही नहीं करते कि उनके बेटे ने ही उनकी बेटी को मरवाया है। और आखिर क्यों ऐसा वह करेगा? सर, मुझे यह तो नहीं पता कि आपका बेटा जेम्स ऐसा क्यों करेगा, पर मैं यहाँ गिरफ्तार करने आया हूँ उसे। रिमांड होम लेकर जाएंगे, फिर उससे वहाँ पर पूछताछ की जाएगी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। कैथरीन की क्या गलती थी कि कैथरीन के साथ उसने इतना बड़ा अपराध कर दिया। जेम्स गिरफ्तार हो जाता है और उसके पिता बस देखते रह जाते हैं। जेम्स को गिरफ्तार करके सीधे जयपुर के पुलिस स्टेशन लाया जाता है। वहाँ अविनाश उससे पूछताछ करने लगता है। पहले तो वह मुझे कुछ नहीं बताता है, फिर जेम्स अपनी सारी बातें बताना शुरू कर देता है कि वह कैथरीन से हमेशा जलता था। कैथरीन से जलने की उसकी वजह थी कि माता पिता हमेशा कैथरीन को ही महत्व देते थे और उसका महत्व घर में कम था। वह अपने महत्व को पाना चाहता था। ना सिर्फ महत्व को पाना चाहता था, बल्कि अब उसे लगने लगा था कि जैसे उसकी बहन ही घर में इम्पोर्टेंट है, तो सारी प्रॉपर्टी भी उसकी बहन को ही मिल जाएगी। और वह अपनी प्रॉपर्टी नहीं बांटना चाहता था। वह किसी भी कीमत पर अपनी बहन को प्रॉपर्टी देना नहीं चाहता था। उसे प्रॉपर्टी का लालच था, इसलिए उसने अपनी बहन को प्रॉपर्टी के लिए मरवा दिया। लेकिन उसने यह भी बताया कि उसने उसके साथ इतना बुरा नहीं सोचा था कि उसके साथ रेप हो जाएगा। जब जेम्स सारा बयान दे रहा था, उसके माता पिता वहीं बैठे उसकी सारी बातें सुन रहे थे। उसके माता पिता को बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि अपनी बेटी को ज़्यादा प्यार देने की वजह से उनके बेटे ने अपनी बेटी के साथ इतना बुरा बर्ताव किया। पर कैथरीन को जो भी मिलता था वह उसके लायक थी। कैथरीन अपनी मेहनत से, अपने प्यार से, अपने केयर से सबका दिल जीतती थी। क्या कैथरीन ने कभी किसी का कोई हक नहीं मारा था? पर जेम्स को ना जाने ऐसा क्यों लगता था कि कैथरीन उसका हक मार रही है। कैथरीन ने कभी भी प्रॉपर्टी के बारे में कभी भी कुछ नहीं सोचा। उसे सिर्फ माता पिता का साया और प्यार ही चाहिए था, जो उनको भरपूर मिल रहा था। जेम्स की ऐसी सोच हो रही है, पर कैथरीन उसके बारे में अभी सब कुछ नहीं जानती थी। जेम्स गिरफ्तार तो हो गया था, लेकिन कैथरीन को अभी बताना बाकी था कि जेम्स ही उसका असली गुनहगार है और उसे सज़ा मिलने वाली है। अब कैथरीन को न्याय मिल चुका है, वह मुक्ति पा सकती है। अविनाश जेम्स को लेकर उसी रूम में जाता है जहां कैथरीन के साथ सब कुछ हुआ था। वहां कैथरीन अभी भी इंतजार कर रही थी। सारा हाल जब अविनाश कैथरीन से बोल देता है तो कैथरीन गुस्से में अपना रूप दिखाती है। एक भयानक रूप लेकर कैथरीन जेम्स के सामने आती है और उसे हवा में उठा देती है। जेम्स की हालत खराब हो जाती है, डर के मारे पसीना पसीना हो जाता है। वह सोचता है कि कैसे कैथरीन से माफ़ी मांगी जाए, क्योंकि वह जानता है कि कैथरीन से माफ़ी मांगे बिना वह वहाँ से नहीं जा सकता और कैथरीन उसे जाने भी नहीं देगी। जेम्स कहता है, मुझे माफ़ कर दो कैथरीन, मैं नहीं जानता था कि तुम प्रॉपर्टी नहीं चाहती हो। मैं नहीं जानता था कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा कर दिया। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती जेम्स। तुमने मेरे से मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी खुशियाँ, मेरा परिवार, सब कुछ। तुम मेरे भाई थे। तुम्हें जानना चाहिए था कि तुम्हारी बहन क्या चाहती है। तुम यह समझ ही ना सके कि तुम्हारी बहन को क्या चाहिए। तुमने अपनी बहन के साथ इतना बुरा सोचा, जो कि कोई और सोच भी नहीं सकता था। कैसे तुम अपनी बहन के साथ इतने बुरे हो गए? अचानक कमरे में नीति आ जाती है और नीति कहती है, कैथरीन, इसे माफ़ कर दो। तुमने हमसे न्याय की मांग की थी, बदले की नहीं। तुम्हारी भावना बदले की नहीं है। हम तुम्हें न्याय जरूर दिलाएंगे। जेम्स को उसके किए की सज़ा जरूर मिलेगी। जेम्स को उसके किए की सज़ा जरूर मिलेगी। तुम उसे उसके किए की सज़ा नहीं दोगी, उसके किए की सज़ा उसे कानून देगा। तुम मुक्ति पाओ। कैथरीन नीति से मुखातिब होकर कहती है कि थैंक यू नीति, तुम्हारी वजह से मुझे मुक्ति मिली। अब मैं आसानी से यहाँ से दुनिया से चली जाऊंगी। अचानक कैथरीन एक रोशनी के साथ गायब हो जाती है। आगे यह हुआ कि जेम्स को उसके किए की सज़ा मिल गई। नीति अभी भी दवाइयों पर है कि उसके अंदर एक डर बैठ गया है। अमन ने अपनी नौकरी वापस ज्वाइन कर ली है, अपने फ्रेंड से मिलना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अब उन सब के अंदर इन ऊपरी हवाओं का, भूत प्रेतों का और आत्माओं पर यकीन और भी ज़्यादा बढ़ गया है और साथ में वह लोग बहुत ही ज़्यादा डर भी गए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही कहानियाँ मैं आप सभी के लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा। तो मैं आप सभी से मिलता हूँ एक और नई
और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।